3 दिन में 3 आतंकी हमलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर दहल उठा है। 3 नए नाम सामने आ चुके हैं। अब देखिए, जिस तरीके से रियासी का नाम सामने आया, कठुआ का नाम सामने आया, इसमें जुड़ता हुआ डोडा नाम भी आपके सामने रखे, जहां अटैक के बाद ऑपरेशन सर्च बढ़ा दिया गया है। और कुल मिला के आपको बताएं, इस एनकाउंटर में 6 जवानों के घायल होने की भी खबर है। पूरी डिटेल 60 सेकंड में। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके का हीरानगर सेक्टर है। रात के अंधेरे में जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ सैदा गांव के एक घर पर हमला करने वाला आतंकी छिपा है, जिसे सरेंडर करने को कहा जा रहा है। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। दरअसल बीती रात 8 बजे सैदा गांव आतंकी हमले से थर्रा गया। 2 आतंकियों ने एक घर पर हमला बोल दिया। दोनों आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायर किए। गोलियां बरसाने के साथ आतंकियों ने बम भी फेंके, जिसमें 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को जानकारी मिलते ही इलाके को घेर लिया गया और फिर एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस का दावा है कि ये दोनों आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर कठुआ पहुंचे हैं। वही आतंकी हमले में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इलाके में दहशत बरकरार है। इधर रियासी हमले के गुनहगारों को ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बलों ने जो कवायद है उसे तेज कर दी है। चश्मदीदों से बातचीत के बाद आतंकी का स्केच जारी किया गया है और साथ ही साथ 20 लाख का इनाम भी घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले के खिलाफ कई लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुंछ और राजौरी में अपने गुस्से का इजहार करने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आतंकियों को पकड़ने की मांग रखी। वहीं कुपवाड़ा में बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने टारगेट किलिंग पर अपनी नाराजगी जताई। इस बीच पुलिस ने तलाशी अभियान भी तेज कर दिया। देखिए इस स्केच को। पुलिस ने चश्मदीदों से बातचीत के बाद इसे जारी किया है। दावा है कि हमले को अंजाम देने वाला आतंकी कुछ ऐसा ही दिखता है। इतना ही नहीं, हमले में शामिल आतंकियों को पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों की 11 टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब इस हमले से जुड़े 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। सुरक्षा बलों ने जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। रियासी में 9 जून को आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही बस को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। नया सेना प्रमुख कौन होगा? खैर, इसकी जानकारी बहुत जल्द अब सामने आ चुकी है। 30 जून की तारीख बहुत अहम होगी, जब उप लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यह पदभार मिलेगा। यह नया नाम सामने आया है और मनोज पांडे की जगह यह पदभार ग्रहण करेंगे। बीती रात केंद्र सरकार ने उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। 30 जून को ही मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना के 30वें प्रमुख होंगे। इससे पहले वो सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री जैसे अहम पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र की शिक्षा और सेना की बात करें तो वो सैनिक स्कूल रीवा और एनडीए खड़ग वासला के पूर्व छात्र हैं। 1984 में 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स से जुड़े और बाद में कमान भी संभाली। 19 फरवरी 2024 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे गए हैं। दरअसल मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। और अब बात नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी देश के कई हिस्सों में जो छात्र थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरते हुए जो छात्र हैं वो नजर आए। इधर एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बदली गई है और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली, जयपुर, कोटा और प्रयागराज जैसे शहरों में पिछले कई दिनों से छात्रों का हंगामा जारी है। हाथों में तख्तियां पकड़े छात्र नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और इसे दोबारा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। नीट रिजल्ट पर छिड़े विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए एनटीए से जवाब तलब किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
ये तो रही अदालत की बात, लेकिन इस मामले पर अब सियासत हावी हो चुकी है। विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया है। जो पेपर फोड़ते हैं, पेपर को लीक करते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा हो, ये हमारी मांग रही है। सीबीआई जांच अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अभी तक एनटीए के द्वारा जो उनका राय आया है वो संतोषजनक नहीं है। इंसाफ करने का ही इरादा इस सरकार पे है और उसके ऊपर जिन लोगों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए वो सब कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा, नीट के एग्जाम में जो घोटाला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। और देखिए, उड़ीसा की जनता ने बीजेपी को पहली बार मौका दिया है और ऐसे में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। आज शपथ ग्रहण समारोह की बड़ी तस्वीर सामने आएगी, जहां बीजेपी की ओर से आपको बताएं विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी, ये नया नाम है, जो शपथ ग्रहण करेंगे। बाकी की डिटेल्स 7 सेकंड में। ओडिशा से नवीन पटनायक का राज खत्म हो चुका है। पहली बार आज बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। कल राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया और आज शाम 5 बजे मोहन चरण मांझी सीएम पद की शपथ लेंगे। मांझी के साथ प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव भी शपथ लेंगे, जो बतौर डिप्टी सीएम काम करेंगे। इनके अलावा 10 से 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ओडिशा में बन रही बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। समारोह से पहले पीएम मोदी भुवनेश्वर में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ओडिशा की डिप्टी सीएम बनने वाली प्रभाती परिदा ने खुशी के इस लम्हे को हमारे साथ साझा किया। आइए सुन लेते हैं। सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किए थे उड़िया लोगों के लिए, एक एक करके पूरा करेंगे। वही बीजेपी की बैठक में जैसे ही सीएम और डिप्टी सीएम पद पर मुहर लगी, केवी सिंह देव के घर पर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को। जो चीजें कही थी हमने इलेक्शन के दौरान, उसके ऊपर में काम शुरू होगा। तो ओडिशा के साथ साथ आज आंध्र प्रदेश की जनता को भी नई सरकार मिल जाएगी। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े चेहरे भी शामिल होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से जारी सियासी अदावत पर चुनावी फतह हासिल करने के बाद आज फिर से राज्य में टीडीपी की सरकार बनने जा रही है। कल टीडीपी विधायक दल और एनडीए के घटक दलों ने चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता चुना और आज 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबर है कि जल सेना प्रमुख पवन कल्याण भी शपथ लेंगे, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इनके अलावा नायडू के मंत्रिमंडल में जनसेना और बीजेपी के 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। शपथ ग्रहण के इस यादगार पल में 4 चांद लगाने के लिए आंध्र के विजयवाड़ा में एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी खास मेहमान हैं। वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं। इनके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के सीएम नीतीश और एमपी के सीएम मोहन यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। मेगास्टार चिरंजीवी और सुपरस्टार रजनीकांत भी शपथ ग्रहण समारोह में विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। रायबरेली अमेठी में जीत के बाद आभार जताने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे। उन्होंने वहां पर जनता का आभार जताया, लेकिन एक बड़ी बात राहुल गांधी ने कह दी कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो पीएम मोदी तो उसे 3 लाख वोटों से हार जाते। कल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप रायबरेली में थी, उसी रायबरेली में जहां से राहुल गांधी ने करीब 4 लाख वोट से जीत हासिल की है। रायबरेली और अमेठी में बम्पर जीत के लिए कांग्रेस ने रायबरेली में धन्यवाद समारोह रखा था, जिसमें राहुल, प्रियंका और अमेठी से जीतने वाले कांग्रेस सांसद केएल शर्मा मौजूद थे। जनता से संवाद के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। राहुल ने कहा कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी लड़ी होती तो मोदी 2-3 लाख वोट से चुनाव हार जाते। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में यूपी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, जिसपे लगातार बयानबाजी हो रही है। आप देखिए, जो गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी, उन्होंने भी इसे लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र में जो मोदी सरकार बन पाई है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से बन पाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट भी इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस पर मेहनत की।
यूपी के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी की जीत का श्रेय भी सीएम योगी को दिया। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने एनडीए सरकार पर भी भविष्यवाणी की। कहा, बैसाखी पर सवार सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। दोनों बैसाखियों में जो नीचे वाशर लगा हुआ है वो बड़ा ही चिकना है, स्लिप करता है अक्सर, तो देखना पड़ेगा, बड़ा संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्नेहलता हूं और जम्मू कश्मीर में 3 दिन से 3 आतंकी हमलों की बात करते हैं। दहल उठा है पूरा जम्मू कश्मीर। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमलों के जख्म की बात करें, अभी भरे नहीं थे कि कठुआ में भी टेरर अटैक से दहल उठा है पूरा कठुआ। कठुआ के बाद डोडा से भी खबर आती है, वहां भी हमला हुआ है और कठुआ में एक गांव में दाखिल हुए आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें गांव के लोग सहम उठे हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अब आपको जम्मू कश्मीर से आ रही हर एक अपडेट बताएंगे, ताजा ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि कठुआ में जिन आतंकियों ने ओपन फायर किया था उनका क्या हुआ, और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि डोडा से अभी बड़ी खबर क्या है। लेकिन सबसे पहले ये 3 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें देखते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 अटैक हुए। पहली तस्वीर 9 जून को रियासी में आतंकी हमले की है, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की जान गई। वहां पर आतंकियों ने बस को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इसके बाद बस खाई में गिरी, 10 लोगों की जान चली गई। दूसरी तस्वीर कल यानी 11 जून की है, जब कठुआ में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तीसरी तस्वीर देख लीजिए, ये डोडा लोकेशन है। पुलिस और सेना के नाके पर आतंकियों ने हिम्मत देखिए फायरिंग करी और इसके बाद वहां भी मुठभेड़ चल रही है। और इसी पर बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी आतंकी हमला रिपोर्ट किया गया है। आतंकियों ने इस बार चेक पॉइंट को निशाना बनाया। फायरिंग के बाद एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर में 6 जवानों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो ताजा ग्राउंड पर अभी जो अपडेट आ रही है वो आपको बताते चलें। एनकाउंटर चल रहा है क्योंकि आतंकियों ने चेक पोस्ट को ही निशाना बनाया, वहां पर फायरिंग की और अब उसके बाद एनकाउंटर की खबर मिल रही है। 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, इसी पर जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है। यहां आतंकी हमले, जहां 2 आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसाई हैं। आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायर किए हैं। कठुआ का हीरानगर सेक्टर है जहां पर यह आतंकी अटैक हुआ और घर को निशाना बना है। 2 घर पर ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायर किए जाने की खबर है। हीरानगर सेक्टर में आतंकियों का अटैक है और 15 से 20 राउंड फायर 2 घर को निशाना बनाया गया है। देखिए, इसी खबर पर एक और अपडेट लीजिए, जो बड़ी खबर है। कठुआ में मेगा ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, दूसरे आतंकी के लिए सर्च किया जा रहा है। हीरानगर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर एक कामयाबी आतंकी को मार गिराया गया है मिली है, लेकिन दूसरे आतंकी की तलाश जारी की जा रही है। अभी भी ये तलाश चल रही है क्योंकि हीरानगर में 2 घर को निशाना बनाया, 15 से 20 राउंड फायर की और अब इन्हें धर पकड़ की कोशिश चल रही है, जहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया है। अब इसकी डिटेल क्या है, चलिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अजय बाचलू हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जो दूसरा आतंकी है उसके लिए सर्च ऑपरेशन की रेंज कहां तक है, आपके पास क्या क्या डिटेल्स है अजय? देखिए स्नेहलता, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक किसी सिविलियन या मीडिया के आने की जो है अनुमति है। यहाँ से कुछ ही मीटर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, मेरे राइट में आप देखिए, यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर वो जगह है जहाँ पर अभी जो है ये सारा ऑपरेशन, जो कि मेगा सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, उसकी कंसंट्रेशन है। और इस इलाके, जो पेड़ आप देख रहे हैं, एक वाइट कलर की पिलर्स और ब्लैक कलर का गेट आपको
दिख रहा होगा, इसके पीछे का जो इलाका है यही वो इलाका है जहां पर ये अभी कंसंट्रेशन है सुरक्षा बलों की। माना ये जा रहा है कि इन्हीं जो पेड़ों के पीछे थोड़ा सा जो है वो एक नाला है और संभवतः रात भर इस इलाके को जब सुरक्षा बलों ने घेरा तो इसी नाले में उस आतंकी ने शरण ली और यहाँ पर जो है 3 बजे के आसपास फायर हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे आपको एक पुल दिखाई देगा यहाँ से। इस पुल पर जो है सुरक्षा बलों का जो है नाका लगा हुआ था, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट थी और इसी पुल पर तैनात एक सीआरपीएफ के जवान को उस छिपे हुए आतंकी ने निशाना बनाया और उन्हें जो है गोली लगी है, जिसके बाद उपचार के लिए उन्हें हीरानगर के अस्पताल ले जाया गया। तो ये जो आप पुल देख रहे हैं, इस पुल के का जो नीचे वाला इलाका है यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब 500 मीटर दूर है। तो वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पुल के नीचे जो नाला है, इसी नाले में छिपकर वो आतंकी बैठा है और क्योंकि साथ वाला इलाका थोड़ा जंगल का है तो ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो आतंकी शायद इन जंगलों में भी छुपा हो। तो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो इसी इलाके पर है और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि न केवल सुरक्षा बल के जवान इस नाले का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ड्रोन से भी, तीसरी आंख से भी नज़र जो है वो इस इलाके पर रखी गई है ताकि ये जो दूसरा बचा हुआ आतंकी है इस हमले का, जो कि इस गांव पर अटैक करने आया था और हाल ही में के जो इलाके हैं वहां पर कैसा अभी तनावपूर्ण स्थिति होगी, डर का माहौल होगा, लेकिन फिर भी किस तरीके से लोगों को रिलीफ और किस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है? कौन कौन से एरिया हैं जो लगते हैं जहां पर लोगों को डर है? देखिए, डर की बात अगर मैं कहूं तो यहाँ डर से ज़्यादा गुस्सा है और डर से ज़्यादा यहाँ पर जो हौसला अफजाई है लोगों की सुरक्षा बलों के लिए वो है। कल रात को जब हम पहुंचे थे तब भी यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ का अगर मैं स्नेहलता आपको बता दूं, यहाँ के जो लोग हैं हीरानगर बेल्ट के खास तौर पर, ये लोग मैक्सिमम हर परिवार में से आपको कोई ना कोई फौज में दिखेगा, तो डर वाला एंगल यहाँ कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ ने एक चश्मदीद से भी बात की जिसने उन आतंकियों को देखा, तो वो एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बोला कि मुझे एक ही बात का गुमान रहेगा कि मेरे पास हथियार नहीं था, वरना मैं उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देता। तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए और जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर जो है एक बैरिकेड लगाया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया। और पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह का माहौल आप जो पूछ रही हैं, यहाँ पर एम्बुलेंसेज देखिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज हैं और पीछे आप देखिए सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान हैं और इन सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ आपको यहाँ के स्थानीय लोग दिखाई देंगे जो इन सुरक्षा बलों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं, इन्हें गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डर नहीं है, जोश है, जज्बा है और अपने जवानों पर पूरा भरोसा है कि ऐसे घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देखिए, घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आइए तस्वीरें देखिए, कठुआ की तस्वीर है, पुंछ की तस्वीर है, आगरा से है, जयपुर से है, यानी देश के लगभग हर हिस्से में ये जिस तरीके की कायराना हरकत हुई है उस पर लोगों का गुस्सा निकल के सामने आया है। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, ऐसे आतंकियों को सबक सिखाया जाए। बड़ी खबर, रियासी में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 11 टीम्स आतंकियों को तलाश रही हैं। रियासी में बस पर हमला हुआ था और इन्हीं के गुनाहगारों को खोजने के लिए 11 टीमें बनाई गई हैं और वो अपना काम कर रही हैं, बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो देखिए, जिस तरीके की ग्राउंड सिचुएशन है उसे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं अजय, हमारे सहयोगी। अजय, आपका शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा, जैसे अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर हुए आतंकी हमले के 3 दिन बाद आतंकवादियों ने फिर दहशत फैलाने की नापाक कोशिश की है। रियासी के 150 किलोमीटर दूरी पर कठुआ का एक गांव, जहां आतंकवादी दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से मोर्चा संभाला कि एक आतंकी को पहले तो मार गिराए जाने की खबर आती है और बाकी आतंकियों के लिए तलाश इस तरीके की होती है कि सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाकी की डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की नाकाम कोशिश हुई है। 11 जून 2024 शाम 7:55
कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यह हमला कोटा मोड़ के पास सैदा सुखल गांव में किया गया। सूत्रों के मुताबिक गांव में 2 हथियारबंद आतंकवादी देखे गए। इनमें से 2 आतंकवादियों ने सौदा गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला ने उनसे परिचय पूछा तो आतंकवादियों ने परिचय दिए बिना महिला से पानी मांगा। महिला को शक हुआ, लिहाजा उसने न तो दरवाजा खोला और न ही पानी दिया। लिहाजा पकड़े जाने के डर से दोनों आतंकवादियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के गांव वालों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद वहां पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। इसके बाद मुठभेड़ होने लगी, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। आज 2 आतंकवादी इस जगह पर, गांव सैद है ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह ये नमूदार हुए दिखे। तो उसके बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर SHO और SDPO की टीम मौके पर पहुँची। और चूँकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है। आतंकवादियों ने दहशत फैलाने के लिए रात का वक्त चुना था ताकि वो अंधेरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बना सकें। लेकिन लोग मुस्तैद थे। दहशत जरूर थी, लेकिन लोगों ने सूझबूझ दिखाई। वो घरों से बाहर नहीं निकले और पुलिस को तुरंत जानकारी दी। पुलिस और सुरक्षा बल भी तुरंत एक्शन में दिखे और बिना समय गंवाए वो गांव पहुंचे और आतंकवादियों को सरेंडर करने को कहा। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों से बार-बार सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग निकले। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इसमें अभी फर्दर इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और दूसरे आतंकवादी की सर्च इस इलाके में जारी है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। हमले में कुछ लोग घायल हैं, जिन्हें कठुआ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितने लोग हैं? फायर कितना? वो बम भी छूटे हैं? बम छूटे हैं। वो कितने लोग हैं? वो अंदर मार दिए बाहर। बुली नहीं। अच्छा, जब आंधे फायर कितना है? हां। कठुआ में हुआ हमला 3 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में दूसरा आतंकी हमला है। 9 जून को रियासी में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया था, जब उनकी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 41 लोग घायल हो गए थे। हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की 11 टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। इस मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो विवादों में नीट परीक्षा, आगे क्या होगा, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली का जो समाधान है वो निकलता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है, यानी एडमिशन प्रक्रिया जारी है। तो दूसरी तरफ परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की भी मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। देश भर में जो एनईटी अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे ये बच्चे इंसाफ के लिए शहर शहर सड़कों की खाद छानने पर मजबूर हैं। बेतहाशा गर्मी में पिछले 8 दिनों से सड़क पर उतर रहे हैं। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके आधार पर हो रही काउंसलिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, इनकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली। नीट अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जवाब में कोर्ट ने कह दिया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस पर कोर्ट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
एनटीए का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी कि समाधान मिलने में कितना वक्त लगेगा यह भी कोई नहीं जानता। काउंसलिंग जारी रहेगी, मतलब एडमिशन प्रक्रिया चलती रहेगी। अब अगर एडमिशन प्रोसेस जारी रहेगा तो फिर स्टूडेंट्स के आरोपों का क्या होगा? क्या 8 जुलाई तक एनटीए पूरे विवाद काल निकाल लेगा? ऐसे ही कई सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल रहा है और अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले में सियासी दल भी कूद पड़े हैं। जिस तरह से ये नीट एग्जाम्स आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में भी आपने देखा है, जो तलाटी की एग्जाम हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप हुए। तो मेरे ख्याल से इसकी जो एसआईटी की मांग और ऑर्डर आया है कोर्ट से, तो हम एसआईटी जल्द से जल्द होनी चाहिए और लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई। हर एक क्षेत्र में ऐसे ही खेल शुरू है। रेलवे मंत्रालय जिनको सौंपा गया है उनका फेलियर तो आपने देखा होगा। नीट की जो बात आती है तो यही बात हम कहते आए हैं, चाहे स्टेट में हो या फिर देश भर में हो, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे कोई ना कोई एक रूल चाहिए। जो पेपर फोड़ते हैं, पेपर को लीक करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा हो, ये हमारी मांग रही है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। सरकार का कहना है कि बातचीत जारी है, न्याय मिलेगा। ज़रूर इंसाफ करने का ही इरादा इस सरकार पे है और उसके ऊपर जिन लोगों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए वो सब कर रहे हैं और जिस तरह से वो करके निर्णय बताएंगे वो हम खुद ही पता चलेगा। उसके बाद चिंतित हैं इसको लेकर? जरूर चिंतित हैं। कोई भी मुद्दा ये देश में आएगा सबके लिए तो चिंतित हैं। जो अधिकारी इसके ऊपर बैठना चाहिए वो सब बैठकर मिलजुल कर जो न्याय के पक्ष में निर्णय लेंगे उससे सहमत। सरकार का जवाब आ गया है। उसने कम से कम अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा तो दिया है, लेकिन नीट परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी एनटीए खामोश है। उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं और न ही उसे जवाब देते बन रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव एनटीए दफ्तर पहुंचे और जब उन्होंने एनटीए के एक अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो क्या हुआ आप देखिए। सर, आप अपना नाम और पद बता दीजिए, पता चलेगी कोई रिप्रेजेंटेटिव आया था। चलिए हम बता देंगे। नहीं, बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपको किसी ने भेजा था? नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ, इनसे बात किए थे, मैंने बता दिया। सर आप बताइए। मैंने इनको बता दिया, मुझसे मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कितनी देर में वापस आएंगे सर? सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? किससे बात करने जा रहे हैं सर आप? सर किससे बात करने जा रहे हैं आप? अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा हुई। नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का आरोप है। आरोपों पर एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। परीक्षा के दौरान कई सेंटर पर पेपर बांटने में देरी हुई। वक्त की बर्बादी पर एनटीए ने कंपनसेटरी मार्क देने का ऐलान किया। 4 जून को नीट के नतीजे घोषित किए गए। ग्रेस मार्क देने से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई। लिहाजा देश के लाखों अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। लोग बच्चे मर रहे हैं और बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं एम्स में। जिन्होंने 1 करोड़ दे दिए होंगे उनके बच्चे एम्स में पहुंच जाएंगे। घोटाला तो हित किया है। ये स्कैम जो केजरीवाल का स्कैम है शराब घोटाला उससे कई गुना बड़ा है। पटना पुलिस ने पेपर लीकिंग का FIR कर रखी है। 13 लोग अरेस्ट हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं मालूम है डिपार्टमेंट को। और ये जो एनटीए है ये हर बार भ्रष्टाचार और करप्शन के केस में फंसता है। इसी के गलत डिसीजन के वजह से हर साल स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, पर इनको कोई चिंता नहीं है। हम सुसाइड तो करने वाले नहीं, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे आखिरी सांस तक। अब मुंबई की आंचल पाल का मामला देखिए। आंचल ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की। पिता रिक्शा चलाते हैं। बेटी का सपना डॉक्टर बनने का है। 10वीं से ही नीट की तैयारी कर रही है। जब 4 जून को नतीजे आए तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आंचल को 720 में से 566 मार्क्स मिले। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला तय था, लेकिन अब आंचल के सपने पर पानी फिरता दिख रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने जब ऑन द स्पॉट जब भी नीट का रिजल्ट रिलीज़ हुआ था 4 जून को, तभी मैंने 6 साढ़े 6 बजे के बीच में रिजल्ट चेक किया था तो 566 शो कर रहा था और ऑल इंडिया रैंक 52,000 के ऊपर था।
और जब आज मैंने क्लासेस में चेक किया गया, मैम ने चेक किया तो 366 शो कर रहा था। उसके बाद मैम ने मुझे कॉल किया, फिर से मैंने रिजल्ट जब चेक किया तो फिर से मुझे 366 शो कर रहा था। बट ये कैसे हो सकता है कि डायरेक्ट 200 मार्क्स का गैप कैसे हो सकता है? अब ऐसे तो बच्चे का मार्क्स जब इतना गिर जाएगा 200 एक साथ, तो बच्चा फिर से हिम्मत कर पाएगा पढ़ने के? लगातार मेहनत उसने किया है। अब उसने अपनी बात रखिए। भोपाल में भी नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग जोर पकड़ रही है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन जारी है। परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग हो रही है। सरकार न्याय दिलाने का भरोसा दे रही है। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देश के लाखों बच्चों को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। तो देखिए, ओडिशा में पहली बार बीजेपी राज कायम होने जा रहा है। मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेंगे। मांझी के साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम प्रभाती परिदा और केवी सिंहदेव भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी मेगा रोड शो करेंगे। 2024 के चुनाव ने कई इतिहास कायम किए। केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी का नेता पीएम बना, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे शख्स बने। लोकसभा के चुनाव के साथ ही पूर्वी राज्य ओडिशा में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहां पहली बार कमल खिला और नवीन पटनायक के 24 साल की सत्ता बेदखल हो गई और राज्य में पहली बार आदिवासी सीएम बनने जा रहा है और वो शख्स है मोहन चरण मांझी। भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों और सीनियर नेताओं के साथ मोहन चरण मांझी और उनके सहयोगी नेता राजभवन पहुंचे। राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया और मोहन चरण मांझी को सरकार बनाने का न्योता दिया। आज मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तो उनकी सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम और कनकवर्धन सिंहदेव भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ 10 से 12 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वो दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी मास्टर कैंटीन से वाड़ी विहार तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और उसके तुरंत बाद जनता मैदान पहुंचेंगे। शाम 5 बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण होगा। ओडिशा के नए और बीजेपी के पहले सीएम बनने जा रहे मोहन चरण मांझी नई भूमिका देने के लिए पार्टी और सीनियर नेताओं को शुक्रिया कहा। 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उचित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा। मोहन चरण मांझी का सियासी सफर काफी लंबा रहा है। 52 साल के मोहन चरण मांझी BA LLB हैं। बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। तेज तर्रार आदिवासी नेता के तौर पर पहचान है। 1997 में सरपंच पद से राजनीति की शुरुआत की। 2000 में क्योझर से पहली बार विधायक बने। 2004 में दूसरी बार क्योझर से विधायक बने। 2009 और 2014 में क्योझर से चुनाव हार गए। 2019 में तीसरी बार क्योझर से विधायक बने और 2024 में चौथी बार क्योझर से विधायक बने। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ओडिशा में भी जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है और 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला हुआ। सीएम बनने जा रहे मोहन चरण मांझी आदिवासी समाज से आते हैं, तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे कनकवर्धन सिंहदेव क्षत्रिय जाति के हैं, तो दूसरी डिप्टी सीएम प्रभाती परिदा अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं। कनकवर्धन सिंहदेव का सियासी सफर भी काफी लंबा रहा है। 67 साल के सिंहदेव BA पास हैं। पटना गढ़राज परिवार से संबंध रखते हैं। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 6ठी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। पत्नी संगीता सिंहदेव बेलांगीर से सांसद हैं। आपको राजा के तौर पर लोग देखते हैं? नहीं, राजा के तौर में तो हम
को कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी राजतंत्र देखा नहीं था। हम तो लोकतंत्र में ही जन्माए और लोकतंत्र में ही काम करना सीखा, लोगों के साथ में मिलना जुलना सीखा। डिप्टी सीएम बनने जा रही प्रभाती परिदा का संगठन स्तर पर काम करने का खासा अनुभव रहा है। 57 साल की प्रभाती एमए पास हैं, पहली बार विधायक बनी हैं, ओबीसी समुदाय से संबंध रखती हैं, ओडिशा बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, ओडिशा बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। तो अचानक बने हैं, मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे तरह एक साधारण कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बनी है उनको इतने बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। आज मैं तो राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी, यहाँ पे उपस्थित मेरी प्रभारी, सह प्रभारी, राज्य के सभापति, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी तरह एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है। कल हमारी पहली कैबिनेट होगी, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किए थे उड़िया लोगों के लिए उन सब काम हम एक एक करके पूरा करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था। लोकसभा की कुल 21 सीट में से बीजेपी ने 20 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीती। और 24 साल से सत्ता पर काबिज रही बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जबकि विधानसभा में कुल 147 सीट में से बीजेपी ने 78, बीजेडी 51 और कांग्रेस 14 सीट पाई, जबकि अन्य को 4 सीटें मिली। ओडिशा में बीजेपी के लिए नई शुरुआत होने जा रही है। नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से वो लगातार 5 बार सीएम रहे। 2009 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने बीजेपी से 11 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। इस बार भी गठबंधन की बात चल रही थी जो नाकाम रही और आखिरकार नवीन पटनायक को पहली बार बीजेपी से ही हार का सामना करना पड़ा।